सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आप सब ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਮਹਿਕ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ एपिसोड ਅਸੀਂ ਕਰਨ जा रहे हैं हिंदी के अंदर। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। इनके बारे में क्या बताऊं कि एक ना धार्मिक मान्यता होती है कि जब कोई प्राणी अपनी देह छोड़ दे या जिसकी कभी डेथ हो जाए तो उसका जो शरीर है ना, उसका निपटान जो है वो तरीके से होना चाहिए। हालांकि अलग अलग तरीके से निपटान किया जाता है। कुछ लोग दबाते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, पर फिर भी उसको लवारिस नहीं रहने दिया जाता। तो आज हमारे साथ हैं यशोदा सिंह जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपके बारे में सुनकर और आपको खोजते हुए आप तक पहुंच ही गए हम आखिरकार। धन्यवाद। देखो, मैंने जैसे दर्शकों को बताया कि एक हक होता है, चाहे वो जिंदगी में रहे इंसान या उसकी मौत हो जाए तो उसके बाद उसके शरीर का निपटान तरीके से होना चाहिए। और आपके बारे में जो हम सुन के आए हैं, हम एक्चुअली एक्साइटेड थे आपसे बात करने के लिए जी। कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आप मतलब जिसको कोई नहीं पूछता मरने के बाद उसका संस्कार आप करते हैं, फिर वहाँ जो अस्थियां हैं उनको ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित या जहाँ पे भी उसको प्रवाह करते हैं। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? मैं एक बहुत छोटी सी एक मीडियम फैमिली से हूँ। तो एक घटना ऐसी घटी थी, जो मेरे स्कूल के बच्चों के स्कूल का रिक्शा चलाने वाला एक भाई था, रिक्शे वाला, उनकी मदर एक्सपायर हुई। तो मैं तब पहली बार मैं शमशान घाट गई थी। अच्छा। तो वहाँ से ये सब शुरू हुआ। जो वो रिक्शे वाले भाई थे उनमें मतलब क्या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या वो अकेले थे, नहीं कर पा रहे थे? मतलब कैसे, क्या आपने हेल्प करने की कैसे सोची उनकी? वो बहुत गरीब आदमी थे। तो मेरे बच्चों को लेके स्कूल लेके जाते थे, लेके आते थे। तो जब वो उनकी मदर एक्सपायरी हुई तो सुबह 5 बजे मेरे घर आ गए कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी माँ गुजर गई, तो मुझे कैसे करना है। तो मैंने बोला कि मैं आपके साथ चलूँगी, अगर आपकी माँ है तो हमारी भी माँ है, तो मैं चलूँगी। तो मैं उस दिन मैं पहली बार किसी की डेथ में गई, मतलब ऐसे, और पहली बार किसी का संस्कार किया। वैसे जो अक्सर देखा जाता है मान्यता, या आप ये समझ लीजिए कि रिचुअल्स के अनुसार लेडीज को शमशान जाने में रोका जाता है, वहां नहीं जाती हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि आप संस्कार करने के लिए अपने हाथों से उनके साथ चले गए। कैसे हो पाया? ये बहुत मुश्किल था, लेकिन उस टाइम सच बताऊं मेरे को क्या लग रहा था कि मुझे तो जाना है और शमशान घाट में इसकी माँ का संस्कार करना है, और ऊपर से मुझे देखना भी है कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। उससे पहले आप कभी शमशान मैं कभी नहीं गई थी वो शमशान घाट। मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ, तो हिमाचल में सब लोग। मैं वहां अभी आने वाला था कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जैसे अभी आपने बता ही दिया हिमाचल, तो हिमाचल में कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। डिस्ट्रिक्ट मंडी, ओके। तो वहां पे मतलब वहां से आप सीधा शादी करके दिल्ली आए? दिल्ली आई। अच्छा, आपकी मैरिज दिल्ली में हुई तब आप दिल्ली नहीं नहीं, मैं शादी मेरी हिमाचल में हुई, मेरे ससुराल भी हिमाचल में ही है। ओके। और मायका भी हिमाचल में ही है। ओके। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली आई। जब आपने ये समझो कि एक शौक से शुरू किया या एक जिम्मेवारी करके शुरू किया? जिम्मेवारी। हाँ। देखो कितनी अच्छी बात है ना कि जिन लोगों की जिम्मेवारी कोई नहीं लेता, वो आपके मन में आया ऐसा। हाँ, जिम्मेवारी थी ये कि वो मेरा, उसको मैं भाई बोलती थी, वो मेरे बच्चों को स्कूल लेके जाता था। मेरे से ज्यादा जिम्मेवारी वो मेरे बच्चों की निभाता था, स्कूल ले जाना लाना। तो मेरे से ज्यादा ख्याल मेरे बच्चों को वो रखता था। तो उसकी मदर एक्सपायर हुई, तो मेरे को लगा कि इसकी माँ है तो मेरी भी माँ है, मुझे जाना चाहिए, मुझे करना चाहिए इनके लिए। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप शमशान में गए? आपने चिता को अग्नि भी दी उनके साथ मिलके, उनके बेटे ने दी होगी, पर आपने सारा देख रेख करा। तो वो एक्सपीरियंस क्या रहा? आज तक याद है आपको सब? वो बिल्कुल याद है करके कि पहली बात है करके कि किसी के बारे में ऐसे क्या बोला। वो बहुत उस टाइम में इतना बेबस था कि उनके पास अगर कहते कि भाई
शाम को 2 किलो आटे की व्यवस्था कैसे होगी वो भी नहीं थी अच्छा, उस टाइम। ओके। तो सारा वो मेरे पे डिपेंड थे कि बहन अभी ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसे करना। मैंने बोला ऐसे करेंगे, हम सब लोग करेंगे, आप टेंशन ना लो। तो सब कुछ हुआ और करा उनका संस्कार। तो फिर उसके बाद 3 दिन के बाद अस्थियां उठाते हैं। तो फिर मैं अस्थियां उठाने के लिए, मैं पहली बार उनके साथ ही अस्थियां उठाने गई थी सुबह, मतलब हाँ, अस्थियां उठाने। तो हाँ, वहां का वो एक नया एक्सपीरियंस आपने थोड़ी देर पहले बताया था, वो क्या था? वो नया था मेरे लिए भी कि ये इंसान की हड्डियां हैं और इंसान जल जाता है, इतना बड़ा शरीर होता है, जल जाता है, उसके बाद इतनी सी हड्डियां होती है। और वो ये हड्डियां ये इंसान की हड्डियां हैं और ये ऐसी हड्डियां होती हैं इंसान की, और जानवर की भी ऐसी होती है, इंसान की भी ऐसी होती है। लेकिन ये पूरा शरीर जल गया तो हड्डी की, मतलब बहुत सारी चीजें थी ऊपर नीचे, मन में बहुत कुछ चल रहा था। आपने बताया कि फिर वो खाली एक उनकी अस्थियां नहीं और भी अस्थियां वहां पड़ी थी। वो क्या था? वो ऐसा था करके कि बहुत सारे वहाँ चदरें बदरें पड़ी थी, पन्नियां पड़ी थी सब। तो मैंने बोला कि भैया ये चीज क्या है? वहाँ राख के कट्टे पड़े हुए थे सब कुछ। तो मैंने बोला कि भैया ये क्या है? बोलते बहन जी ये भी अस्थियां हैं जो लोग नहीं ले जाते ना, अपने माँ बाप की अस्थियां। लोग नहीं ले जाते मतलब? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो संस्कार करके चले जाते हैं और लेके नहीं जाते। तो वो अस्थियां वहीं पड़ी रहती हैं? वहीं पड़ी रहती हैं, वो शमशान घाट वाले प्रवाहित करते हैं। और वैसे भी जो बिहार साइड के लोग हैं ना, बहुत सारे साइड के लोग होते हैं, वो थोड़ा सा अंश लेके जाते हैं जी गंगा में प्रवाहित करना। हमने छोटा सा मटकी लेके आते हैं। अच्छा। मैं आज भी देखती हूँ उस चीज को। अच्छा। वो इतना सा कलश लेके आते हैं, उसमें हड्डी का पीस डाल देंगे, जरा सी राख डाल देंगे जी, हम ले गए तो हो गया, बाकी राख को छोड़ दो जी, बाकी वहीं रह जाता हाँ, है। तो आप फिर उनका निपटान भी करते हैं? निपटान करते हैं। ओके ओके ओके। हाँ, ऐसे तो बहुत लोग हैं। अच्छा, बहुत लोग हैं। तो जब आपने ये काम शुरू किया, मतलब देखो शौक से या मैंने पूछा जिम्मेवारी, तो आपने कहा जी जिम्मेवारी मानी, तो इंसानियत की जिम्मेवारी के नाते आपने ये काम शुरू किया। परिवार का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स की तरफ से और ससुराल की तरफ से वो रिएक्शन क्या हुआ? ज्यादातर सामना तो ससुराल की तरफ से करना पड़ा था। अच्छा। क्योंकि सपोर्ट तो मुझे मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का तो शुरू से था। अच्छा। कि भाई बिल्कुल कभी मेरे को ये नीति रोक टोक कि भाई कहाँ जाना क्या करना। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो कोई बात नहीं, लेकिन समाज में कोई अच्छा काम हो तो बहुत बढ़िया बात है, काम अच्छा होना चाहिए। तो मैं छोटे छोटे समाज सेवा करती थी साथ पड़ोस में, ये वो। फिर मैं जब शमशान घाट जाने लगी तो मुझे बहुत लोग जानने लगे कि शमशान घाट में एक औरत आती है, वो अस्थियां भी ले जाती है और जो किसी की मदद करनी पड़े तो वो मदद भी करती है। तो फिर निकलेगी घर से मदद करने के लिए। नहीं तो इसमें डर नहीं लगा कभी कि वो देखो होता क्या है कि अस्थियां वो भी इंसान की, पता हो कि ये इंसान की अस्थियां हैं तो बड़े बड़े लोग डरते हैं। आपको कभी डर नहीं लगा? नहीं, मैं जो पहला दिन था ना, उस दिन मेरे साथ ऐसे कुछ घटना घटी थी, जो साथ में और भी एक डेड बॉडी चल रही थी। अच्छा। तो उनका ना जलता जलता हाथ ऐसे बाहर गिर गया, तो मैंने सोचा ये आदमी जिंदा हो गया और ये बाहर निकल के आएगा। मतलब वो नीचे से लकड़ी जल के खिसक गई और बाजू के नीचे की लकड़ी हिल गई तो हाथ बाहर आ गया। तो हो जाता है ऐसे। तो मैंने कहा कि भाई ये तो वो मेरे लिए था, खतरनाक था हल्का सा, कि भाई मेरा डर लग गया। उसके बाद फिर जब अम्मा की अस्थियां लेके गए तो हरिद्वार लेके गए, और भी अस्थियां थी, तो मेरे को उन्होंने शमशान घाट वालों ने बोला ऐसे लेके जाना, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कि चलो जी जो भी आप मेरे अपने हो सारे, चलो आज मैं आप गंगा जी के स्नान कराने लेके जा रही हूँ आपको, और चल के आप चंदन की चौकी पे बैठ के राज करो। अच्छा। और मैं आपको लेके मतलब जो रिचुअल्स होते हैं आपको बताए गए, सिखाए गए, फिर हल्के हल्के आपने करना शुरू कर दिया कि भाई चलो ऐसे ऐसे ले जाओ बहन, इनको और अच्छा हो जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इनके घर वाले ने लेके तो क्या। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, ये सोचूंगी मेरा इनके से कोई है तो मैं ले जाती हूँ। फिर मैं जब आ गई तो फिर 5-7 दिन के बाद मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि भाई अब मुझे ये काम करना है। यार ऐसे कैसे लोग हैं जो अपने माँ बाप की अस्थियां छोड़ जाते हैं शमशान घाटों में। बहुत सारे, मैं 19 साल के बाद भी एक अस्थि लेके गई हूँ। अच्छा। 19 साल के बाद भी मैं कुछ अस्थियां जिनको लेके गई हूँ। 19 साल तक वो शमशान में पड़ी रही? हाँ, उनमें इतने छेद उस पन्नी में हो गए थे, उस कपड़े में हो गए थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो टंगी हुई थी सामने, तो मैं वहां से लेके गई तो दीवार में एक कील गाड़ रखी थी, उसमें टंगी। तो मैं ये क्या भैया, बोला ये भी अस्थियां पता नहीं कब की हैं, इसको कई साल हो गए। तो जो पढ़ा तो उसमें 19 साल उस टाइम हो गए थे उसको। 18 की बात है, 18 में लेके गई थी मैं उसको, 2018 में। हाँ। तो अभी आपको ये जैसे दाह संस्कार या जो अस्थियां विसर्जित करना, ये कॉमन एक काम, इसको कितने साल हो गए हैं आपको करते हुए? आज 2025 में बैठे हैं हम। मैं 2 से काम कर रही हूँ, 2002 से। हाँ। 23 साल हो गए हैं आपको। हाँ। तो इस दौरान एक छोटी सी बात, मतलब ये मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे और मेरे मन में भी सवाल है जी। क्योंकि हर काम बिना पैसे के नहीं होता, खर्चा होता है। ये कैसे मैनेज करते हैं आप? शुरू से बताइए कि शुरू में क्या हुआ था। शुरू में तो मैं बहुत मीडियम फैमिली से हूँ और
अभी भी मैं मीडियम हूँ, मैं बड़ी करोड़ जी अरबों जी, मैं देख रहा हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, तो हाँ, एक नॉर्मल तो मैं एक फैमिली में आप नॉर्मल रहते फैमिली हैं। से जी। हूँ। और उस टाइम में पैसे वैसे की बड़ी दिक्कत होती थी, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, तो ऐसे कोई किसी की डेथ हो गई तो वो मेरे घर आए। जैसे मैं तो पहले ऐसे करती थी कि भाई चलो अस्थियाँ वस्तियाँ इकट्ठी कर दी वो, फिर संस्कार का जब आया तो कोई मेरे घर आया सुबह सुबह कि आज कोई किसी की डेथ हो गई तो आप संस्कार करवा दो। तो मैंने बोला, मेरे घर में पैसे नहीं थे, 500-600 रुपये मेरे घर में पड़े थे। तो मैंने बोला करके कि भाई ये तो अभी खर्चा होगा, 3-3.5 हजार रुपये का खर्चा है, तो मैं इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। तो मेरे बच्चों की स्कूल की फीस रखी हुई थी। ओहो। तो मैंने बोला कि चलो आज संस्कार करेंगे आज। ओहो, तो वो बच्चों की स्कूल की फीस दे दी मैंने। ओहो। और हस्बैंड को नहीं बताया, मैंने दे दी। तो बाद में स्कूल से फोन आया कि मेरे नोटिस बच्चों को दे दी कि फीस नहीं आपकी जमा हुई है। तो फिर घर में मेरे को थोड़ी सी सुननी पड़ी हस्बैंड से कि आप ऐसे नहीं कर सकते, बच्चों की फीस नहीं दे सकते, बच्चों का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा स्कूल आपके हस्बैंड क्या करते थे तब और अभी? मेरे हस्बैंड तब दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे। अच्छा, मतलब प्राइवेट जॉब थी? प्राइवेट जॉब। ओके। तो उसमें मैं समझ सकता हूँ कि कितनी को इनकम होती हाँ, होगी। वही तो तो उसमें घर को जो हाँ। है एक मिडिल क्लास फैमिली चलाने में, और फिर आपने बच्चों की फीस से संस्कार कर दिया। हाँ। स्कूल वालों को क्या जवाब दिया? फिर स्कूल से फिर मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाओ और आप फेस करो वहां जाके, जी। मैं तो आपको पैसे दिए हैं। जी जी जी। तो मैं गई, मैंने बोला उनको कि स्कूल वालों को कि सर देखो मैं कोई किसी का संस्कार करा दिया और वो गरीब लोग थे तो मैंने संस्कार के लिए पैसे दे दिए, मेरे बच्चों की फीस इसलिए नहीं जमा करा पाई, मैं बाकी मैं कर दूंगी। फिर स्कूल वालों ने मुझे समझा, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ चलेंगे, देखेंगे आपने सच में कराए काम ही नहीं कराए। अच्छा। करते भी हो आप, ये ऐसे तो नहीं बोल रहे। मैंने बोला आप अभी चलो मेरे साथ। फिर सबको पता लगने लग गया मेरे बारे में कि मैं ये सब काम करती हूँ। तो फिर मेरे बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, कई तो बार अब हुआ ये ऐसे। फिर आज ये अब 23 साल की जर्नी है, आप आज भी ये सेवा करते हो। अब ये फाइनेंसेस कैसे मैनेज होते हैं? क्योंकि देखो मैं समझ सकता हूं, पहले आपने शुरू किया तो कभी महीने 3 महीने 6 महीने में एक आधा था। हाँ। अब तो गिनती ज्यादा बढ़ गई है। मेरे को पता लगा कि दिल्ली पुलिस वाले भी आपको बोलते हैं कि आइए जी, ये एक लाश है जो लावारिस जिसको बोलते हैं, उसका संस्कार कीजिए, आप वो भी करते हैं? हाँ करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस वाले खर्चा देते हैं। अच्छा, वो फंड मिलता है। और जो बाकी जैसे संस्थाएं या किसी को और जैसे मिल जाता है, या जैसे आपने बहुत एक दिल को टच करने वाली बात बोली कि बच्चे अपने माता पिता का संस्कार नहीं करते, छोड़ देते हैं, वो क्या मैटर है? ये हिंदुस्तान में बहुत बड़ी विडम्बना है जो लोग अपने माँ बाप का संस्कार करने के लिए मना कर देते हैं। क्योंकि मैंने हकीकत वाली जो जिंदगी जी है ना, मैंने 2 साल कोरोना में जी है। ओहो। जो कोरोना में था उस टाइम बच्चे सामने खड़े होते थे, बेटी हो बेटा हो कोई भी, मैं बोलती थी भैया संस्कार करोगे आप? नहीं नहीं बहन जी। अच्छा, आप कर दो, पैसे ले लो पर कर दो संस्कार। अच्छा। हाँ, मतलब हाथ नहीं लगाते हाथ थे? ही नहीं लगाते थे। मैं बोलती दर्शन तो कर लो। नहीं नहीं ठीक तो है। आपके मन में कोई घबराहट नहीं आई, कोरोना पेशेंट है, मेरे को कुछ हो जाएगा? मैं सच बताऊं आपको, मैं जैसे कोरोना का सुना ना, तो उस दिन मैं बॉम्बे में थी। पहला मरीज जब दिल्ली में आया तो मैं बॉम्बे में थी, मेरी फ्लाइट थी बॉम्बे से। तो मैं जब दिल्ली आ रही थी तो मैंने बोला करे कोरोना आ गया और आप निकलो भी यहाँ से। मेरे भाई ने, जिनके पास मैं गई थी, उन्होंने मुझे बोला। तो मैं आई तो इधर देखा कोरोना, तो पहली जो वेव थी 2020 वाली, पहला जो मरीज था जो कोरोना का, वो हमारे ही शमशान घाट में आया था पहला। अच्छा, दिल्ली में। ये 2020 की बात है या 21 की बात 20 है? की। 20 की बात है। अच्छा, तो मैं बोला, क्योंकि जो डेथ थी वो 21 में ज्यादा हुई थी। 21 में तो भला बाहर थी। हाँ जी, आदमियों की, मुर्दों बिल्कुल की। बहुत ज्यादा। लेकिन 20 में जो स्टार्ट हुआ ना, कुछ लोगों को घबराहट थी, कुछ लोगों को हकीकत थी, कुछ लोग, मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ लोगों की, उस टाइम क्या कैंसर के लोग नहीं मरे थे, उस टाइम क्या हार्ट अटैक नहीं लोगों को आए थे। हाँ। उस टाइम क्या जो लोगों को और बीमारियां नहीं थी जो डेथ करे, लोगों ने एक ही तूफान मचा दिया, कोरोना 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 कोरोना। और इतना हम लोगों ने 40 लोगों को जलाने की व्यवस्था रातों रात करी थी शमशान घाट में, जब बोला कि कोरोना का ये। हाँ, मेरे को ये भी याद है कि शमशान घाट में वेटिंग चल रही होती थी, पर वो 2021 की बात है, मुझे याद है। 21 के अंदर वेटिंग चल रही होती थी। वेटिंग थी। और हम लोगों ने चीता के साथ चीता जलाई हुई, आज भी निशान है वहाँ पे जो जलने के। हाँ, आज भी निशान है। तो 100 80 85 80 70 से ऊपर एक। हाँ, रोज के इतनी डेड बॉडियां थी। तो मैं सवाल वापस आता हूँ, आपको डर नहीं लगा कि आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा या फैमिली में वापस जाना है? नहीं, 20 में जब मैं गई ना, तो कोरोना की बहुत सारी बॉडियां जल रही थी, लाइनें लग रही थी, और कुछ स्टेशन में पड़ी थी बॉडियां, और चीता की हम लकड़ियां डलवा रहे थे, कर रहे थे। तो जब मैं गई ना शमशान घाट में, तो वहाँ नॉर्मल लग रहे थे। मैंने पूछा ये कौन सी बॉडियां लग रही है, तो बोलते हैं ये नॉर्मल है।
तो मैंने बोला करके कि नॉर्मल है, कि कोरोना का बोलते, कोरोना का उधर कर दिया, अब इधर इधर नहीं करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो जब मैं गई ना, तो मैं पहली बार शमशान घाट में रोई थी। मैंने बोला कि मुझे एक वीडियो बनानी है, कि मैं अपने ग्रुप में डालूंगी, क्योंकि लोग बाहर ना जाए, ये तांडव है शमशान घाटों का। तो मैंने पहली बार कोई वीडियो बनाई। तो मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ी हुई, तो मेरे हिमाचल की संस्था है, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि तू क्या कर रही है शमशान घाट में, आपको समझ नहीं आ रहा क्या कि आप क्यों गए हो शमशान घाट। मैंने बोला ये तो सब बोलेंगे मुझे ये लोग मुझे प्यार करते हैं, तो ये मुझे बोलेंगे ऐसा, लेकिन मुझे अपना काम नहीं बंद करना है। मैं तो सुबह 7:30 पौने 8 बजे निकल जाती थी घर से। रात को मेरा टाइम आने का था 9, साढ़े 9, 10 बजे घर आती थी। तो घर से हस्बैंड और बच्चे नहीं कुछ कहते थे कि आप बाहर से आओगे, इन्फेक्शन ले आओगे, ऐसा कुछ? वो मेरा रूटीन था कि मेरे चप्पल जूते बाहर उतरते थे। अच्छा। और मेरे पर गंगा जल छिड़का जाता था रोज। अच्छा, रोज। और उसके बाद में बाथरूम में नहाती थी, और उसके बाद मुझे खाना मिलता था, और मैं यहीं सोफे पे सो जाती थी। तो वो कोरोना का दौर एक खौफनाक दौर की तरह से याद रहता है, आज भी जहन में आपके उसकी यादें हैं? वैसे स्टार्टिंग पे लगा था कोरोना यार छूने से बोल रहे, तो वो टीवी देखते तो हाथ से नहीं खोल के बाजू से खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, रोटी ऐसे दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो कोई लग रहा था यार कहीं अपने साथ भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन मैंने ग्लव्स पहने तो मेरे को छाले पड़ गए, इरिटेशन। हाँ। और मैं मास्क डबल ट्रिपल मास्क लगा रही थी, तो मुझे प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने बोला कुछ नहीं होगा, मुझे जाना होगा तो जाओ। मैंने अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि देखो मेरी मौत ऐसे लिखी होगी तो मुझे ऐसे ही मरना है। और ये फौजी हैं बेचारे, थोड़ी सोचते हैं कि हम लोग आज जा रहे हैं, शाम को आएंगे नहीं आएंगे, वो भी तो ऐसे कुर्बान हो जाते हैं देश के लिए। मैंने कहा इतनी बड़ी प्रलय आई हुई है, इतने बड़ा संकट लोगों के ऊपर आया, अगर मेरे को भी कुछ हो जाएगा तो ये सोचना कि मेरी एक अच्छी मौत हुई। इतना सब करते करते जैसे आपने अपनी एक संस्था भी बनाई है, क्या नाम है उसका? एक अलग पहचान। एक अलग पहचान। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी संस्था है। हाँ। इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे अपने चैनल में, जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में देंगे। एक अलग पहचान की जो आपकी संस्था, उसके बारे में। आप और भी किसी संस्था के साथ जुड़े हुए? एक आसरा सोसाइटी है, मैं स्टार्टिंग पे उनसे जुड़ी थी। आसरा? हाँ, 98 से मैं उनके साथ जुड़ी हुई। ओके। हाँ। तो वो शमशान घाटी डॉक्टर करते हैं, शमशान घाटों में ही काम करते हैं, उनके ही शमशान घाट 4-5 शमशान घाट उन्हीं के हैं। अभी आपके साथ बात करते करते ना, मतलब मेरे मन में एक छोटा सा ख्याल आया, मतलब एक हाइपोथेटिकल एक सोच है सिर्फ, कि जैसे आप हैं और भी लोग हैं ऐसे, और मैंने कुछ को तो देखा है कि वो सिर्फ अपने नाम के लिए और कुछ बड़े इनाम मिल जाएं उसके लिए करते हैं। आपके मन में भी कोई ऐसी लालसा थी इस काम को करने के लिए, या सचमुच सेवा ही है? मैं सच बताऊं आपको, मैं सचमुच में सेवा कर रही हूँ। क्योंकि मेरे को, जैसे अब आप लोग बोलते हैं मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना, मुझे शमशान घाट जाना। देखो मेरा क्वेश्चन, आप इस चीज को बुरा मत मानना, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है इजहार जी। तो हम चाहते हैं कि हम सच्चा इजहार करें। अगर ये देखो, इस क्वेश्चन के पीछे कारण क्या है, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं, किसी को पद्मश्री मिल गया, किसी को कोई नाम मिल गया, तो ऐसी कोई लालसा तो नहीं है मन में? नहीं, ऐसे अभी तो फिलहाल ऐसे कोई नहीं। अगर मेरे को कोई देना ही चाहेगा, अगर किसी को मेरा काम अच्छा लगा या कोई मुझे पसंद करते होंगे, तो क्या पता वही ले जाए, तो कोई मना नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। हम चाहेंगे दर्शकों, इस जो हमारा एपिसोड है इजहार का, इसको मैक्सिमम शेयर करो ताकि अथॉरिटीज तक बात पहुंचे। लोग छुपे हुए भी हैं जो मतलब अपने आप इच्छा से छुपे हुए हैं कि प्रकट नहीं होना चाहते, आप लोग प्रकट करो यार इनको। सेवादार लोग ऐसे ही होने चाहिए। तो आज तक कभी किसी संस्था ने कोई रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, कुछ साइटेशन या कुछ ऐसा आपको दिया है कभी? हाँ, ऐसे तो मुझे अवार्ड वगैरह तो मुझे बहुत मिले हैं। राइट। तो आपकी जो ये रिकॉग्निशन है हिमाचल से भी आती है, पेरेंट्स के उधर से? हिमाचल से मेरे को, जब मेरी बात आधी रह गई, जब मैंने स्टार्टिंग में शमशान घाट जाना शुरू करा, तो मेरे को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा था। ससुराल में भी, हर जगह पे करना पड़ा था, रिश्तेदारों में भी। तो उसके बाद जब मेरे को साने हिमाचल वार्ड मिला, हिमाचल संस्था की अच्छा जी। हाँ, तो जब मैं हिमाचल में थी, तो मेरे को फोन आया कि आपको चंडीगढ़ में साने हिमाचल वार्ड मिल रहा है, आपका नाम दिया है और आपने पहुंचना। तो मैं गई वहाँ पे, जब मिला तो जब मैं वहाँ मेरे पेपरों में छपा था, उस टाइम बहुत आया था मेरा। जब आपको ये अवार्ड मिला, तब ससुराल और मायके वालों का कुछ रिएक्शन चेंज हुआ? मैं वही बता रही हूँ आपको, जब कोरोना के बाद है ना, बहुत सारी जगह पे मेरे छपा, किताब उसमें छपा, बहुत पेपरों में आया मेरा जी, कि भाई मैं एक सब काम करती हूँ, मैंने ऐसे ऐसे काम किया, कोरोना में मैंने काम किया। तो वहाँ के लोगों ने पढ़ा पेपर में, हिमाचल में भी छपा था। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ के लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ के लोगों ने, जैसे महिला मंडल है वहाँ के सब संस्थाएं, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट करा कि आप आओ और हम आपको मिलना चाहते हैं। तो आप विश्वास करो कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो
उस चीज से मेरे से परहेज करते थे, ये शमशान घाट जाती है, और वो लोग सबसे पहले खड़े थे। तो उसमें मेरे 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 माता तो है नहीं, मेरे पिता है। अच्छा। मेरे पिता को भी पता लगा कि मेरे को सम्मानित कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे फोन करा कि मैंने सुना आज आपको सम्मानित वगैरह हो रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं तो आपकी बेटी हूँ, और आज तो आपको खुश होना चाहिए कि मुझे सम्मानित कर रहे हैं। तो मेरे पापा आगे से रो पड़े। तो मेरे पापा ने बोला कि मैं कभी सोच नहीं सकता था, एक पल मेरे मन में भी आया था कि तू ये क्या काम करने लगी, लेकिन आज मुझे तेरे पे गर्व है। क्या बात है। हाँ, तो जब मेरी एक डॉक्यूमेंट्री बनी छोटी सी, उसके लिए मेरे पापा का इंटरव्यू चाहिए था। अच्छा। और मैंने बोला कि मेरे जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया है ना, उनका नाम ले दो और मेरे फादर का नाम ले लो आप डॉक्यूमेंट्री में। हाँ, डॉक्यूमेंट्री तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पापा का और एक जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया है और वो अभी जिंदा है, मैं चाहती हूँ कि उनका भी मेरी डॉक्यूमेंट्री में नाम होना चाहिए। तो मैंने उनको कांटेक्ट करा, तो उनका बेटा प्रधान है वहाँ का, उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला भाई, कहते मेरे फादर को तो बहन अब सुनाई नहीं देता। मैंने बोला कि भाई मुझे ऐसे ऐसे उनका नाम देना। बोलता दे। उन्होंने पूछा तो बोलते किसकी बेटी है, तो उन्होंने मेरे पापा का नाम लिया कि उनकी बेटी है, वो उसको ऐसे ऐसे पेपर में पढ़ो, उनका बहुत आ रहा है। बोलता वो मेरे स्टूडेंट है, उसका नाम तो आना ही था। मैंने तो उनको भी मान महसूस हुआ। हाँ, क्योंकि जब उस स्कूल में ना कबड्डी वगैरह होती थी, वॉलीबॉल होता था या रेस वगैरह होता था, तो मैं स्कूल में सबसे आगे रहती, तो मुझे सब टीचर बहुत प्यार करते थे। बहुत अच्छी बोलते मैंने बोला था आपको ना कि एक दिन अच्छा होगा इसका। पर तो बोलो उसको कि आखिरी बार आप अपने होम टाउन कब गए? हिमाचल में। हाँ, अभी आखिरी बार। अभी जाती रहती हूँ मैं तीसरे चौथे। और वो लोग खुश होते होंगे आपसे मिलकर? अब तो वहाँ के पेपर पढ़ने के बाद तो जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे वो भी जानते हैं, मिलने आते हैं, चाय पे बुलाते हैं। वो जहाँ से लोकल थाना है वहाँ पे मेरे ससुराल में, उनको पता लग जाता है कि मैं आई हूँ, तो स्पेशल फोन आता है कि मैडम आप आओ, चाय पियेंगे साथ में। अब तो वहाँ के लोग भी मेरे को खुश होते हैं मुझे देख के। ससुराल की तरफ से क्या सपोर्ट मिलती है अब? ससुराल में तो ससुर तो है नहीं। अच्छा। और सास है, वो मेरे पास रहती हैं, वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मतलब आप वो पूरा सपोर्ट करते हैं? हाँ, पूरा। अब मेरे ससुराल अब तो सब अच्छे हैं, लेकिन पहले तो उनको लग रहा होगा ना मैं तांत्रिक बन जाऊंगी, कोई कोई कुछ ऐसा शमशान से कहीं वो अस्थियां लेके हड्डियां लेके कुछ तंत्र मंत्र ना करने लगे। ऐसा होता है? आप बिलीव करते हैं? ऐसे नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे शमशान घाट में ऐसे लोग आते हैं। मैं दिवाली जो होती है मेरे शमशान घाट में होती है। उस दिन मैं 11-12 बजे तक शमशान घाट में होती हूँ रात को। अच्छा जी। मैं ये नकली घर है हमारे जिनमें हम रहते हैं, असली घर तो वही है। मैं एक हफ्ता मुझे धोने में लगता है, पूरा शमशान घाट में धोती हूँ। अच्छा। हाँ, पूरा शमशान, फिर पूरा वहाँ बड़ी विधि विधान से हम दिवाली मनाते हैं, और भी लोग आते हैं वहाँ पे दिया लगाने के लिए। ओके। तो मेरे को लगता है कि मैं सब लोग तो जीते जी के मिले हैं, मुझे मेरे अंदर की है, मेरा ये नहीं है कि भाई मैं कोई दिखावा कर रही हूँ, जानबूझ के करती हूँ। मेरा यहाँ पे एक सवाल आ गया अभी कि आपसे इंस्पायर होके कुछ और लोग भी हैं जो आपके साथ जुड़े हैं? बहुत लोग जुड़े हैं। अब तो मेरे बहुत सारे भाई हैं। अब आपको ये लगता है कि मैं जब नहीं हूँ तब कोई है अब जो उस चीज को कंटिन्यू रखेगा? नहीं रखेगा कोई। नहीं रखेगा? नहीं। अगर मेरे बच्चे रखेंगे तो अलग बात है, बाकी समाज के जो लोग हैं ना, वो मैं आज भी मैं आपको बात बताऊं, मेरे साथ जुड़े बहुत लोग हैं, मुझे दान पुण्य करते हैं, मेरे को साथ चलते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे अच्छी अच्छी जगह बुलाते हैं, गर्व से मुझे अपने साथ बिठाते हैं, मुझे मेरा मान सम्मान करते हैं, मैं भी उनका मान सम्मान करती हूँ। बहुत सारे मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, लेकिन जब अस्थियां लाती हूँ मैं और अस्थियां इकट्ठी करती हूँ और मैं जब पैक करती हूँ ना, तो मैं अकेली होती हूँ। मेरे को लग रहा है कि अब ये जो आपकी थोड़ी सी शिकायत है, मेरे ख्याल उनसे अब इस एपिसोड को देखने के बाद कोई ना कोई जरूर इंस्पायर होने वाले हैं। उन्हीं में से कोई नए नहीं आएंगे चाहे, पर जो लोग आपके साथ जुड़े हैं ना, उनमें से कुछ इंस्पायर होने वाले हैं, पक्की बात है। अच्छी बात, ये आपके मन की इच्छा भी लग रही है मुझे। अच्छी बात है। नहीं, मैं चाहती हूँ, मैं सच बताऊं आपको कि मैं चाहती हूँ कि पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोई भी है ना, कितना भी गरीब हो, अपने माँ बाप को लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर जैसे तैसे संस्कार कोई भी कर देता है जी। मैं बताऊं आपको, मैं आपको फोन करूंगी, आप मुझे पैसे दे देंगे वो दे देंगे, अस्थियां कोई नहीं लेके जाते। अस्थियां जो है ना वो वहीं रह जाती हैं। सारे लोग ऐसे हैं कि जो संस्कार तो चंदा इकट्ठा करके भी हो जाता है। एक छोटी सी बात यहीं पे, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं कि आज बहुत बड़ी बात कही गई कि 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है, तो बहुत सारे लोग अपने काम छोड़ के भीड़ भड़क्के में, कुछ लोग भीड़ में मर भी गए, तब भी लोग जा रहे हैं। अगर ये धार्मिक आस्था है
तो वो धार्मिक आस्था भी तो है कि अपने माता पिता की अस्थियों को रुलते नहीं छोड़ना, उसको निपटान करना है। निपटान तो करना क्या वो धार्मिक होने के बावजूद लोग छोड़ देते हैं? अब उसमें कुंभ में जो हुआ हादसा हुआ, उसमें बोला बच्चे बहुत मरे, जवान उसमें मरे, लेडीज और बच्चे ज्यादा मरे। हाँ, तो मेरी बात सुनो, वो बच्चों ने क्या पाप कर दिए थे या क्या पुण्य कमाना था उन बच्चों ने जो उन्होंने कुंभ में नहाना था? हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। सबसे बड़ी बात है। और वो अब मैं ये बड़ी बात देखो, देश समाज में गलत मैसेज नहीं जाना नहीं, ऐसा कुछ हमारी किसी के आस्था के प्रति कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे हमारे दादा बाबा भी बोलते थे कि जी वो बद्रीनाथ केदारनाथ जाना तो अपना क्रियाक्रम करके जाते थे, अपना कि पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, वो तीर्थ होता था। हाँ जी, हाँ जी। और अब लोग तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे देखा उस दिन बच्चे मर गए, उन बच्चों ने 18 लोग यहाँ मर गए। उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था भाई? अब माँ बाप की आस्था है, और घर में माँ बाप वृद्धाश्रमों में, और घर में माँ बाप को रोटी। आपने नाम लिया वृद्धाश्रम, क्या आपको वृद्धाश्रम से भी कॉल आता है कि यहाँ पे कोई किसी की डेथ हो गई है, उसकी आप अंतिम संस्कार करें? हाँ, बहुत सारे वृद्धाश्रम है। मतलब वो वृद्धाश्रम ऐसे हैं कि लोगों के बच्चे अभी जीवित हैं पर वो अपने माँ बाप की सुध लेने नहीं आते? हमारे जो आश्रम सोसाइटी है ना, उनके पास वृद्धाश्रम है, आश्रम चलाते हैं। ओके। वो मैं सच बताऊं आपको, जो वृद्धाश्रम उन्होंने बनाया है, लेकिन उसको वृद्धाश्रम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आधे से ज्यादा की तो काउंसलिंग करके उनके माँ बाप के बच्चों के पास माँ बाप को भेज देते हैं। अच्छा, काउंसलिंग करते हैं? हाँ, भेज देते हैं, उनको घर का एड्रेस पता करके सब करके। वो मनोज सर बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके। लेकिन वैसे मेरे सोच है कि वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। हाँ। वृद्धाश्रम नहीं होंगे ना तो लोग शायद अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। हाँ। लेकिन ये हमारी सोच है फिर भी कि नहीं होने चाहिए। लोग तो अच्छे घर के माँ बाप वहाँ पे छोड़े हुए हैं लोगों ने। आप जाते हो अक्सर? हाँ, मैं जाती हूँ। अब संडे को वहाँ पे प्रोग्राम है, होली मिलन का प्रोग्राम है। अरे वाह। हाँ, तो मैं जाती हूँ वहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं। पिछली बार मतलब त्योहार आप वहाँ भी बनाते हो? मनाती हूँ, आश्रम में मनाती हूँ। तो दर्शकों, अभी हम जिनसे बात कर रहे हैं, इनके मन में एक भावना जो है वो इनके चेहरे पे भी नजर आती है, और मन के अंदर से जो बातें निकल रही हैं ना, उसमें भी नजर आती हैं। तो ऐसे ही लोग हैं समाज के अंदर जो इंसानियत को जिंदा रख के बैठे हैं। कोई मुंह पे तारीफ वाली बात नहीं है, बट जो इनके मन की कसक है ना, कि वैसे तो सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पर आगे इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए जो लोग हैं वो कम रह जाते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि जागरूकता थोड़ी सी और बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बढ़नी चाहिए, क्योंकि समाज में अच्छा काम करने के लिए निकलना चाहिए। अब लंगर भंडारे चला देते हैं लोग, लंगर भंडारे लगा रखे हैं, ये है वो है, फलाना ढिमका करो। अगर ऐसे पता लग जाए जी कोई संस्कार करना है किसी का, बहुत सारे लोग हैं, अरे बहाना मार देंगे, अरे आज मैं यहाँ पे वहाँ है, होता संस्कार के लिए भी लोग ऐसे कर देते हैं। राइट। हमारे प्रोग्राम के थ्रू अगर कुछ लोग आपसे संपर्क साधना चाहें, आपसे कुछ सीखना चाहें या आपकी मदद करना चाहें फाइनेंशियली, तो आपका टेलीफोन नंबर क्या हम डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं आप मेरा नंबर। आपका नंबर। और मैं तो चाहूंगी कि सबको समाज में आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ चढ़ के अच्छे काम के लिए बढ़ना चाहिए आगे, और जुड़ना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। अगर जैसे नौजवान कोई इस प्रोग्राम को देख रहा है तो वो अपना हौसला कैसे बढ़ाए कि मैं ऐसा काम कर सकूं, क्या आप उनकी मदद भी करेंगे? कुछ करना चाहे तो उसको सिखाएंगे? बिल्कुल करूंगी मैं। आ जाए मेरे साथ, संस्कार कैसे होता है मैं वो भी बता सकती हूँ कि ऐसे संस्कार किया जाता है, और ऐसे अस्थियां चूकते हैं, ऐसे अस्थियां लेके जाते हैं। मैं जिस दिन अस्थियां लेके जाती हूँ तो मुझे खुद भी पता नहीं होता कितने लोगों की अस्थियां हैं। मैं एक ढेर के पीछे बैठी होती हूँ, मैं आपको फोटो शेयर करूंगी जी। इतना बड़ा ढेर लगाती हूँ मैं अस्थियों का, उसके बाद कलशों में भर के लेके जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं यार पता नहीं कौन सी बीमारी से आदमी मरा हुआ और आप नहीं ऐसे चूक लेते हुए, इन्फेक्शन आपके हाथों में कहीं लग गया, कुछ तो होगा। लेकिन फिर मैं अगर ये सब करने लग जाऊंगी तो फिर समाज सेवा नहीं होती ना, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब करना। नहीं, साइंटिफिकली एक और बात भी होती है कि जब आपने उसको जला दिया और वो मेरे ख्याल 1000-1500 डिग्री का टेम्परेचर होता है, उसके अंदर इन्फेक्शन बचने की उम्मीद नहीं होती है। राइट। तो अभी तक, अब लास्ट आते आते ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी तक आप कितनी देह का संस्कार कर चुके हैं? मैं कम से कम 4-5 हजार आदमियों का संस्कार कर 4-5 हजार लोगों का संस्कार इतने टाइम में, ये 23 साल के अंदर। और कितने लोगों की अस्थियां प्रवाहित कर चुके हैं? मुझे नहीं पता खुद भी। अच्छा, वो गिनती नहीं है तो, क्योंकि जितने संस्कार किए वो तो पता रहते हैं। फिर अगर उस अस्थियों को लेके जाना है साथ में और मिल जाती हैं। जो
सीएनजी में जल के आती है ना अस्थियां, वो थोड़ा सांस बचता है। अच्छा। वो एक ही कटोरे में डालते रहते हैं, ड्रम में डालते रहते हैं। ओके, अब वो पता नहीं वो 10 की है, 20 की है, 100 की है, 50 अच्छा, की है, ये 2 पता ही की नहीं है, कितनी ये देर पता ही का। नहीं है, क्योंकि हाँ, उतना सांस बचता है, वो ड्रम में डालते जाते हैं। तो वो पता नहीं 100 आदमियों की भी हो सकती हैं, 20 की भी हो सकती हैं, उसका नहीं है पता। बाकी जो और शमशान घाटों से आते हैं वो तो अलग अलग होती हैं, तो उनका तो पता रहता है। लेकिन अब बहुत सारे समाज सेवी आ गए हैं आगे बढ़ने की। मुझे तो इस बात की खुशी है कि कुछ कुछ लोग आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि भाई हम ये लोग, हम भी ये काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, समाज में ऐसे लोग आगे बढ़े और ये काम करें। पर मैं सबसे बड़ी बात है तो यही कहना चाहती हूँ कि कुछ भी ना करके ना अपने माँ बाप का संस्कार करके और उनकी अस्थियों को हरिद्वार जरूर लेके जाना चाहिए। बाकी के काम करो चाहे ना करो, ना करो। मैं हरिद्वार लेके जाती हूँ, मैं वहाँ पिंडदान देती हूँ। मैं आने के बाद हम लोग जितने भी मेरे साथ लोग जाते हैं, हम सब हवन करवाते हैं आने के बाद उनके नाम का। अच्छा। उसके बाद हम पेवा जाते हैं गुरुक्षेत्र, वहां भी पिंडदान करके आते हैं। कि पता नहीं कौन किसका है, कहाँ का है, कौन है। हमें जात पात का कोई मतलब नहीं है, हमें ये नहीं है पता कि ये कौन सी जात का है, कौन सा का नहीं है, इसका गोत्र क्या क्या नहीं है। मैं तो अपने उससे कराती हूँ सब कुछ। मैं ही पूजा करती हूँ तो मैं अपने तरीके से करवाती हूँ। बाकी सबसे बड़ा मैसेज तो यही मैं देना चाहती हूँ कि भाई कुछ भी करके अपने माँ बाप को लावारिस नहीं छोड़ो। बहुत जब मैं संस्कार करती हूँ तो मेरे को पता है करके कि वो लोग कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, उन लोगों से ना मेरा बड़ा अनमोल रिश्ता होता होगा जो लास्ट में मेरे हिस्से में आते हैं, जिनके राइट्स आप पूरे करते हो। हाँ, मैं करती हूँ। तो आपने हमें अपना मूल्यवान समय दिया, अपने घर में आपने चाय भी अच्छी पिलाई। ऐसे नहीं है कुछ भी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका प्रोग्राम देख के कुछ लोग इंस्पायर हो जाएं तो सोचेंगे कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई। जी। आपके समय का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा फिर से मिलते रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਧਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹੀਆਂ, ਸੱਜਣਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਖੋਜਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।